हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में। इसमें फर्स्ट है एस कक्षक। एस कक्षक गोलाकार आकृति के होते हैं तथा इनकी दिशा निश्चित नहीं होती है। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यानी कि प्रायिकता नाभिक से दूर जाने पर पहले चारों तरफ बढ़ती है, यानी कि R1 दूरी पर उच्चिष्ट यानी कि उच्चतम अवस्था में पहुंचती है तथा फिर धीरे धीरे कम होती है, यानी कि इसकी दूरी जो है, इसमें डायग्राम के थ्रू देखें आप, ये है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट तो क्या है कि पहली जो दूरी है ये दे रखी है, ठीक है, फिर दूसरी दूरी दी है, यानी कि फर्स्ट दूरी है तो पहले तो क्या है कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी आएगी वो बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लास है यानी कि एस कक्षक आएगा तो उसमें क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम उसमें पहले 1 भरा फिर 2 भरा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तक ही भरे जाएंगे। फिर इसकी जो नेक्स्ट R2 दूरी है यानी कि R2 दूरी दूसरी हो गई, ठीक है। इस प्रकार दूसरी उच्चतम दूरी R2 पर प्राप्त होती है, यानी कि R2 दूरी प्राप्त होगी जो दूसरे मुख्य कोश की त्रिज्या के अनुरूप है, यानी कि इसमें R2 है तो इसके हिसाब से ये इसकी दूरी बढ़ेगी और ये अपनी आकृति को ग्रहण करेगी। इसमें ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है इसमें कि इसमें देखो एक तरफ तो ये हो गया, ये ऐसे बनाया गया है। इसमें क्या हुआ कि एक तरफ तो phi2 है, एक तरफ 1s यानी R1 दूरी दे रखी है, यानी कि इतनी दूरी तक तो इलेक्ट्रॉन भरे गए, ठीक है। फिर नीचे देखें आप, दूसरा कोश आ रहा है तो दूसरे फर्स्ट में तो इतनी R1 दूरी हो गई, ठीक है, दूसरे में फिर ये R2 दूरी आ गई। इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऐसे ही इसकी एस कक्षक का हो गया। फिर देखते हैं पी कक्षक। इसकी आकृति डंबलाकार होती है। इसकी 2 पालियों में बीच नोडल तल होता है। दोनों ही पी कक्षक यानी कि px, py, pz ऊर्जा व आकृति के में समान होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये भिन्न भिन्न रूप में अभिविन्यासित हो पाते हैं। तीनों पी कक्षक यानी कि px, py, pz की पालियाँ x, y व z अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती हैं। इसमें ये स्पष्ट होता है कि पी कक्षकों में दिशात्मक गुण होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन का घनत्व विशेष दिशा में ही अधिकतम होता है। पी कक्षक में दोनों पिंडक यानी कि पालियाँ एक नोडीय तल द्वारा जुड़ी होती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। इसमें आप देखो डायग्राम के थ्रू, इसमें ग्राफ में बताया गया है कि ग्राफ के थ्रू इसमें क्या दिखाया है कि नीचे R है और एक तरफ phi2 है, यानी कि इसमें फर्स्ट कक्षा हो गई फिर सेकंड, ठीक है, तो इनमें ये बताया हुआ है। और ये सेकंड डायग्राम में क्या दिखाया गया है कि इसके अंदर ये है और इसमें ये क्या हुआ, डंबल शेप में पी कक्षक हो गए और ये जो है ये इसकी नोडल पृष्ठ हो गया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है, यानी कि पाए जाने की संभावना नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब इसमें देखो दिखा रखा है ये x एक्स पे, ठीक है, ये y एक्स पे और ये z एक्स पे, यानी कि ये x एक्स पे हो गया, फिर ये y एक्स पे दिखा रखे हैं, फिर ये z एक्स पे पी कक्षक दिखा रखे डंबल शेप में, ये तीनों अपने अपने एक्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जैसे x एक्स पे था तो इसने पी एक्स को शो किया है, फिर y पे है इसने पी वाई को, और z पे है उसने पी जेड डंबल आकृति को अपनी को शो किया है। इसी प्रकार डी कक्षक है। इसकी आकृति दोहरे डंबलों की भांति होती है। प्रथम तथा द्वितीय ऊर्जा स्तरों में अतिरिक्त अन्य सभी कोश में डी कक्षक होते हैं। प्रत्येक कोश में संबंध 5D कक्षक होते हैं जो आकृति तथा ऊर्जा में समान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये कक्षक भिन्न भिन्न अभिविन्यास या धारा धारण कर लेते हैं, यानी कि ये DXY, DYZ तथा DZX कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन घनत्व की पालियाँ
अक्षों के मध्य 45 डिग्री होती हैं, जबकि dz² व dx²y² कक्षकों में ये पालियाँ अक्षों की दिशा में होती हैं, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। इन कक्षकों में भी नोडीय तल पाया जाता है। अब इनकी स्ट्रक्चर दे रखी हैं। अब आप देखो इसे, इसमें फर्स्ट ये dxy तल के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये दोहरी डंबलाकार आकृति बनाए हुए हैं, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आकृति बना रहा है। फिर इसमें dz हो गया, यानी कि दोहरी डंबल आकृति होगी। फिर इसके अंदर dzx, इसमें भी डबल डंबल शेप आकृति बनी हुई है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया dz², इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ये दोहरी डंबल आकृति एक दूसरे के ऊपर विन्यासित होती हैं ऐसे, तो ये dz² की आकृति होगी। फिर dx²y², यानी कि नोड जो होती हैं उसके ऊपर ये क्या हुआ कि dxy दोहरी आकृति बना के दिखाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये डी कक्षकों की आकृति दे रखी हैं। इसी के ऊपर इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स के पाने जाने की प्रायिकता के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है एफ कक्षक। एफ कोष में 7 कक्षक होते हैं। जैसे देखो एस में तो 1 कक्षक था, पी में 3 कक्षक थे, डी में 5 कक्षक थे, वैसे एफ में क्या होगा 7 कक्षक होते हैं। पालियों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी आकृतियाँ डी कक्षक से भी अधिक जटिल होती है। इनकी आकृति और भी जटिल होगी क्योंकि इनके अंदर क्या हुआ कि कक्षकों की संख्या अधिक है। अब देखते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें फर्स्ट है ऑफबाउ का सिद्धांत। ऑफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बनाना या निर्माण करना है। इनका सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे निम्नतम ऊर्जा कक्षकों में, अर्थात निम्न ऊर्जा का कक्षक पहले भरा जाता है तथा उच्च ऊर्जा का कक्षक बाद में भरा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्न 3 कार्यकारी नियम हैं। फर्स्ट है n+l का नियम। इस नियम की सहायता से हम विभिन्न कक्षकों में किसकी ऊर्जा अधिक है या किसकी कम ज्ञात कर सकते हैं। जिस उपकोष में n+l का मान न्यूनतम होगा उसकी ऊर्जा भी निम्नतम होगी। अतः उपकोषों का ऊर्जा का क्रम निम्न प्रकार होगा, यानी कि 1s में ऊर्जा सबसे कम होगी, और अगर ये जैसे 1s 2s 3s 4s 5s, यानी कि जैसे जैसे इनकी कक्षा बढ़ती जाएंगी तो उनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। अतः कक्षक की ऊर्जा कम होती है, यानी कि जिसका कम है मान उसकी ऊर्जा कम होती है। जिसकी n+l का मान कम होने तथा इलेक्ट्रॉन की उसी कक्षक में पहले भरा जाएगा जिस कक्षक में n+l का मान निम्नतम प्राप्त होता है। जैसे 3d और 4s है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 3d और 4s, तो इसमें क्या हुआ कि 3 + 2 यानी कि 5, फिर है 4s यानी कि d था, तो देखो s p d क्या हुआ, l का मान देखा है हमने इसमें, देखो n तो 3 हो ही गया इसमें, और l का मान क्या होता है कि मतलब n-1 होता है, यानी कि d का मान कितना होगा 2, तो 3 + 2 5 हो गया ये। और 4s है तो इसमें क्या होगा 4, तो इसका क्या होगा n का मान हो गया, और s है इसमें l कितना होगा 0, यानी कि ये हो गया 4। यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा मान किसका हो रहा है, 3d का मान ज़्यादा है 4s की कंपैरिजन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s की कंपैरिजन में 3d में पहले भरे जाएंगे। और उपरोक्त उदाहरण में n+l का मान 4s का 3d से कम है, अतः इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाएंगे। हाँ, मतलब 3d का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और 4s का मान 4 आ रहा है, यानी कि जिसका मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, यानी कि 3d से पहले 4s में भरे जाएंगे। मैंने आपको पहले 3d बताया था, लेकिन नहीं, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d की कंपैरिजन में पहले। फिर यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों में n+l का मान समान हो
तो उस कक्ष में ऊर्जा कम होगी जिसमें n का मान निम्नतम हो तथा इलेक्ट्रॉन उस कम मान वाले कक्षक में ही भरा जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे 3D 4p और 5s है, तो इसमें देखो मान तो देखें इनका, तो 3D है तो 3 और D कितना होता है 2, यानी 3 2 5 हो गया। 4p है तो इसमें 4 + 1 p का l का मान 1 है तो ये 5 हो गया। फिर 4s है यानी कि 5 + s का मान 0 तो 0 यानी 5 हो गया। यानी इनके अंदर n + l का मान 3 देखें तो इनमें सब में बराबर आ रहा है, यानी कि 5 5 ही है। लेकिन अब इनके अंदर इनके नंबर के n के अकॉर्डिंग यानी कि 3D का नंबर जो है वो सबसे कम है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3D में होगा, फिर 4p में और फिर 5s में भरा जाएगा। उपरोक्त उदाहरण में तीनों कक्षकों में n + l का मान समान है, किंतु n का मान सबसे कम 3D कक्षक 3D का है। अतः इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3D में बाद में 4p में तथा सबसे अंत में 5s में भरा जाता है। अब इस अगर चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो देखो आप, इसमें हम पहले एक सीक्वेंस में बना रहे हैं, यानी कि पहले 1s 2s 3s 4s 5s ये एक सीक्वेंस में एक लाइन में लिखेंगे। फिर 2s के आगे 2p, इस सीक्वेंस में 2p 3p 4p 5p 6p 7p ये भर रहे हैं। फिर आगे d है वो 3 से शुरू होगा तो 3d 4d 5d 6d और फिर 4f 5f ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने का सीक्वेंस बताया गया है, जैसे हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं, मतलब ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे लाइन बनाई। फिर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इस दिशा में इनको आपस में टच करके बनाते हैं। फिर देखो, यानी कि सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर दिख नहीं रहा ऐसे, तो ऐसे देखो इसमें बनाया हुआ है। इसमें पहले 1s में भरा, ठीक है, 1s में भरने के बाद में फिर 2s में, फिर 2p में, फिर देखो तीर का निशान के हिसाब से देखो, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s, फिर ये घूम के गए तो फिर 3d 4p 5s ऐसे बढ़ते बढ़ते इस हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भरने का सीक्वेंस बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। फिर सेकंड है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की कोई भी 3 क्वांटम संख्याएं यानी कि n l m s के मान समान हो सकते हैं, यानी 3 के यानी l m के हो सकते हैं, लेकिन किसी एक क्वांटम संख्या का मान अवश्य विपरीत होगा। जैसे किसी परमाणु में 3p z कक्षक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन a तथा b उपस्थित हैं तो उनकी चारों क्वांटम संख्याएं निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन a है, इसमें n का मान 3 है, फिर नीचे इलेक्ट्रॉन b है, उसका भी इलेक्ट्रॉन का मान 3 है, और इन दोनों की l का मान 1 1 है, m के अंदर 0 0। लेकिन s का मान देखें, यानी कि 3 तो बराबर हो गई हैं, लेकिन s का मान देखेंगे तो a के अंदर तो क्या है कि हाफ है क्लॉकवाइज, और एक में -½ आ रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अलग हो गया। इस हिसाब से इनका अलग अलग हो गया। अतः इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2 हो सकती हैं और यह भी विपरीत चक्रण वाली होनी चाहिए। तो अब देखो नीचे दे रखा है, इस हिसाब से देखो आप, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है एंटी क्लॉक जा रहा है ना। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरा जाएगा, यानी कि एक तो क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, तो ये तो क्या होगा मान सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी को अगर ऐसे भर दिया जैसे दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हैं ऊपर की तरफ हैं, या दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या किया नीचे की तरफ कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत होगा।
इसलिए इनको ऐसे ही भरा जाएगा जैसे इसमें एक तो ऊपर की तरफ यानी क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। फिर इस सिद्धांत के आधार पर उपकोषों में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न प्रकार से होती है। जैसे एस में कक्षकों की संख्या है 1 तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2। पी में कितने हो गए 3 कक्षक हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कक्षक में 2 होता है तो 3 2 नहीं 6। फिर डी है उसमें 5 तो क्या हो गए कक्षक हो गए, और एक में 2 होता है तो पाँचों में 2 के हिसाब से कितने हो गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। और एफ में कितने होंगे कक्षक 7 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। यह नियम हाइड्रोजन परमाणु में नहीं समझाया जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस प्रकार से इनका पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार इनको भर लेंगे हम। फिर थर्ड है हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। इस नियम में के अनुसार जब समान ऊर्जा के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड कक्षकों में, या डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षकों में, तो वे तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। अतः युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहना पसंद करते हैं तथा उन सभी का चक्रण भी एक ही दिशा में होता है। देखो इसके भरने के हिसाब से देखें हम, तो इसमें देखो अगर हुंड के हिसाब से भर रहे हैं, इसमें अगर एस कक्षक है तो उसमें एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉक हो गया क्योंकि एक ही कक्षक था, ठीक है। फिर अगर इसी को पी में भरा जाए तो पी में भरेंगे तो पी में क्या होगा 3 तो कक्षक हो गए, इनको सब पहले तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्लॉकवाइज सीक्वेंस में भरेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज भर के और फिर इनका युग्मन स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले ये अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं फिर इनका युग्मन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर डी कक्षक में भरते हैं तो यानी कि ये 5 हो गए, तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो उन 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, भर दिया, फिर इनका युग्मन बाद में इनका युग्मन स्टार्ट हुआ तो फिर ये डबल डबल भरे जाएंगे, ठीक है। यानी कि हुंड के नियम के अनुसार क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा कि अयुग्मित अवस्था में भरे जाएंगे और फिर इनका युग्मन स्टार्ट होगा। देखो इसमें क्योंकि पृथक कक्षक में जाने से इलेक्ट्रॉन पर अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, यानी कि एक एक भरेंगे तो इनका अंतः प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा बताया है कि सभी इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में चक्रण ऊर्जा में भाग में कमी लाकर स्थायित्व में योगदान करता है, यानी कि एक ही दिशा में होगा, चक्रण एक ही दिशा में है तो इनका मान कम होगा और इनके स्थायित्व को बढ़ाएगा ये। यह नियम एस कक्षक पर लागू नहीं होता क्योंकि उसमें एक ही कक्षक है। एस में तो लागू नहीं होगा क्योंकि एक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एंटी क्लॉक अपने आप भरा जाएगा, ठीक है। तो हुंड के नियम से ये स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पे पी उपकोष में 3 पी उपकोषकों में इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पी कक्षक में भरा हमने पहले तो क्या हुआ कि तीनों अयुग्मित अवस्था में भरे गए हैं, फिर उनका युग्मन स्टार्ट किया और 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ऐसे ही हमने देखा कि डी है, डी में 5 कक्षक हैं तो पहले 5 कक्षकों में पहले क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है और फिर बाद में युग्मन स्टार्ट होगा तो फिर 2-2 होंगे। इस प्रकार से हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम में हमने देखा है कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएगा सभी कक्षक में, बाद में उनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इनका हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें और पूछें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, फिर आपको जल्दी बताया जाएगा कि
क्या नियम था और कैसे भरा गया। अगर आप खुद नए जुड़े हैं चैनल से तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हों। थैंक यू।